चैप्टर की हो गई पूरी तैयारी, अब है एमसीक्यू की बारी। 10th बिहार बोर्ड में आपसे वैसे प्रश्न जो सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उन सारे प्रश्नों को हम सभी यहां देखेंगे। अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप चैप्टर पढ़ के आ जाओ। और नहीं समय है तो सीधा चैप्टर के एमसीक्यू से भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश चलो करते हैं। बात करें तो भैया पहला प्रश्न हम सभी के सामने है, और वो क्या है? तो पहला प्रश्न है, मानव जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्राकृतिक संसाधन कौन है? यानी भैया हम सभी के जीवन के लिए कौन प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वैसा संसाधन कौन है भैया जीवन के लिए? जल, सर ये भी तो जरूरी है, भूमि ये भी जरूरी है, वन ये भी जरूरी है, खनिज ये भी जरूरी है। लेकिन भैया जल, वन, खनिज ये तीनों किसके ऊपर होगा? तो भैया भूमि के ऊपर होगा। तो बात करें तो हमारा सर्वाधिक यानी जो है सबसे ज्यादा उपयोगी कौन हो गया? हमारा सबसे ज्यादा बात करें तो उपयोगी हमारा हो गया कौन? हमारा हो गया सर्वाधिक उपयोगी भूमि, यानी बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम सभी के सामने क्या कहता है कि भूमि संसाधन का संबंध किससे है? कौन से संसाधन? भूमि संसाधन, है ना। संसाधन जानते हो ना, जो हमारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। तो भूमि पर भैया क्या करते हैं? खेती करते हैं, बिल्कुल सही। उद्योग करते हैं, बिल्कुल सही। मानव के सभी आर्थिक क्रियाओं से होती है, भी सही। परिवहन के लिए ये भी सही। तो सर सही कौन? चारों सही? अरे नहीं भैया, चाहे खेती करो तो खेती किसके लिए कर रहे हो? पैसा के लिए, जीवन यापन के लिए। उद्योग लगा रहे हो किसके लिए? पैसा के लिए, है ना। परिवहन कर रहे हो किसके लिए? आने जाने के लिए, उसमें भी पैसा कमाते हो। यानी मानव की सभी आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो भैया सभी आर्थिक क्रियाएं कहां से हो रही है? भूमि संसाधन। तो सी इज द राइट आंसर। देखिए भैया एकदम जो है सोच समझ के आंसर लगाइएगा, है ना। इस तरह का एमसीक्यू में ऐसे नहीं कि देखे तो जो सीधा आंसर कर दिए। अगला प्रश्न हम सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ये याद रखिएगा, नहीं वाला बार बार बोलता है और हम लोग सोचते संसाधन है, जल संसाधन मार कर निकल गए। नहीं, ध्यान से पढ़िएगा भैया। कौन प्रकृति संसाधन किसे कहते हैं? जो हमें प्रकृति किससे प्राप्त होता है ना। तो भैया प्रकृति से जल प्राप्त होता है, बिल्कुल होता है, तो प्रकृति संसाधन है। वन भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, ये भी प्रकृति संसाधन है। मृदा भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, ये भी प्रकृति संसाधन है। लेकिन बच्चा मशीन हमारा प्रकृति से नहीं मिलता है, मानव बनाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मशीन, है ना। ये प्रकृति संसाधन नहीं है। चौथा प्रश्न हमारे सामने, भारत के भूमि का लगभग कितना परसेंट भाग क्या है? मैदान। तो भैया 43% क्या है? मैदान है। बात करें 27% क्या है? पठार है। और 30% क्या है? तो भैया पर्वत है। बात समझ में आया? तो चलो और जो है अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत में पठारी क्षेत्र है ना। भारत में क्या बोल रहा है कि बताओ पठारी क्षेत्र कितना? अभी तो बताया कितना परसेंट? 27%। तो भैया समझ में आ गया कितना परसेंट हो गया? 27% हो गया। अगला प्रश्न है क्या कि भैया पर्वतीय क्षेत्र बताओ। तो पर्वतीय क्षेत्र कितना परसेंट हो गया भैया? तो ये हो गया हमारा 30%, है ना। तो बता दिए कितना? 43% हमारा क्या हो गया? ठीक है, हमारा 43% हमारा मैदान हो गया, 30% हमारा पर्वत हो गया, 27% हमारा पठार हो गया, है ना। यानी मैदान किसे कहते हैं? समतल भूमि को मैदान कह दिए। और जमीन से उठा हुआ वो भाग जिसका शीर्ष नुकीला हो, इसे पर्वत कह दिए। और जमीन से उठा हुआ वो भाग जिसका शीर्ष कैसा हो? समतल हो, टेबल की तरह हो, उसका ऊपर वाला भाग, उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। बात समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न क्या कहता है? सातवां प्रश्न कहता है, मृदा किसका महत्वपूर्ण घटक है? भैया स्थल मंडल का, जल मंडल का, वायुमंडल का, जीवमंडल का। तो जीवमंडल में तो बहुत सारे जीव आ गए। वायुमंडल में भैया वायु आता है, जल मंडल में जल आता है, स्थल मंडल में मृदा मतलब मिट्टी आती है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर, है कि नहीं?
चलो बढ़िया, आपको जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भैया मृदा को बनना है, बनना मतलब नया नया मृदा पैदा हो रहा है, यानी जनन हो रहा है ना। किसका जनन हो रहा है भैया? तो मृदा का जनन हो रहा है, नया नया मिट्टी बन रहा है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। सर अपरदन किसे कहते हैं? तो मिट्टी की ऊपरी कटाव को जब हवा क्या करता है, मिट्टी को क्या करता है, जल क्या करता है, हटाकर, उड़ाकर, बहाकर लेकर चला जाता है, उसे अपरदन कहते हैं। निक्षेपण क्या कहते हैं? जब मिट्टी या हवा क्या करता है, मिट्टी को जब हवा या पानी एक जगह से दूसरी जगह कर जमा कर देता है, उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। और वाष्पीकरण, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। तो सही क्या हो जाएगा? मृदा जनन। नई मिट्टी का बनना क्या कहलाता है? मृदा जनन कहलाता है। अगला प्रश्न, मृदा निर्माण का प्रमुख आधार क्या है? भैया मिट्टी नदी से बनता है, बात सही है। मिट्टी जो है, बात करें तो नदी में जो है पत्थर जो होता है क्या होता है, जो है घिसटाता है, रगड़ाता है, घर्षण होता है, तब वो क्या होता है, बालू के कण और मिट्टी बनते हैं। बात तो सही है। वनस्पति, मिट्टी में वनस्पति मिलते हैं, वर्षा होता है तो चट्टानें क्या होती है, कमजोर होकर टूटती है। लेकिन बात करें मिट्टी का निर्माण का प्रमुख आधार कौन है? चट्टान। क्योंकि चट्टान ही कमजोर होकर धूप और पानी से क्या होता है, टूटती है, टूटकर गिरती है, टुकड़े टुकड़े बनती है, और वही पानी हवा से घिस घिस कर क्या करती है, छोटे छोटे कण बना देती है, और जो है कहीं जाकर जमा कर देती है, और उसमें ह्यूमस मिल जाता है, पत्ती मिल जाता है, सड़ गल के तो मिट्टी बन जाता है। तो बात करें जैसा चट्टान होगा वैसा ही मिट्टी का रंग होगा, उसकी जो है बनावट होगा, उसके जो है रासायनिक गुण होगा। तो मेन कौन सा हो गया भैया? प्रमुख आधार कौन हो गया मिट्टी के निर्माण का? चट्टान। क्या 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 हो जाएगा? चट्टान हो गया। बात समझ में आया? अगला प्रश्न हम सबके सामने है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है? नहीं पर पूरा ध्यान देना है। तो भैया मृदा निर्माण यानी मिट्टी तो भैया मूल सेल से बनेगा ही, अभी बात समझाएं। जलवायु है ना, जलवायु यानी अगर गर्म नहीं रहेगा जलवायु तो मिट्टी पत्थर टूटेगा कैसे? समय। भैया जो है पत्थर को जो है टूटने में, उसको गिरने में, फिर उसके बाद जो है उसको रगड़ाने में, घिसटाने में, अपरदन होने में, जमा होने में, ये भैया हजारों साल, लाखों साल का समय लगता है। तो समय भी चाहिए, लेकिन जनसंख्या का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये कारक नहीं है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 11 नंबर प्रश्न कहता है कि मृदा निर्माण का सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो मृदा निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव किसका होगा भैया? तो भैया पशु का नहीं, पशु भी उससे मिलेगा तो उसमें जो है मिलकर ह्यूमस बन सकता है। उद्योग का नहीं भाई, इसका भी नहीं। मूल सेल का हाँ भाई साहब, जैसा सेल यानी चट्टान होगा, रॉक होगा, मिट्टी वैसे ही होगी। भवन का नहीं जी नहीं, गलत बात। अगला प्रश्न, मृदा निर्माण में कितना समय लग सकता है? अभी तो बताएं भैया, धूप पानी से चट्टान कमजोर हो रहा है और गिर करके नदी हवा उसको लोहड़ा लोहड़ा करके है ना उसको घींच रहा है, फिर कहीं जमा हो रहा है। तो कुछ दिन में ही होगा, कुछ महीना में होगा, कुछ वर्ष में होगा, बल्कि कुछ हजार वर्ष में होगा भैया। भूगोल में कुछ हजार वर्ष बहुत कम होता है ना। बात कर रहे हैं भारत में कितने प्रमुख मिट्टियां पाई जाती हैं? तो बच्चा 4 प्रकार का नहीं, 5 प्रकार का नहीं, 8 प्रकार का नहीं, बल्कि कितना प्रकार का? 6 प्रकार का। पढ़े हैं ना कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, और कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी है ना, पर्वतीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। ये 6 प्रकार की मिट्टियों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और अगर आपको जो है पीपीटी, पीडीएफ, चैप्टर का नोट्स, वीवीआई, एमसीक्यू, तमाम तरह की चीज क्लास की सूचना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो है लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप जो है अवश्य जो है ज्वाइन कर ले और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें हमारे साथ, है ना। अगला प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है बच्चा? तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं गुरुजी? तो भैया जल के द्वारा ढोकर लाया गया मिट्टी को ही जलोढ़
मिट्टी कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, पढ़ाए थे, खादर और बांगर। जब नई मिट्टी यानी जो भी हाल में लाकर नदी लाकर किनारे अपना जमा किया है मिट्टी, उसको कहते हैं खादर। और जो बहुत पहले ही रखा था पुराना, तो उसको कहते हैं बांगर। खादर क्या होता है? खादर बात करें तो भैया है ना, वो उपजाऊ होता है। बांगर क्या होता है? कम उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है भैया? तो नदी के द्वारा लाए गए अवसाद यानी जो धूल जो गाद ला रहा है ना, अल्लाह करके कहा कर रहा है, किनारे जमा कर रहा है, तो उसी को कहेंगे क्या? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण क्या होता है? इससे नहीं होता भैया, है ना। और ज्वालामुखी से भैया निकलेगा लावा, तो उससे काली मिट्टी भले बनेगी, है ना, इससे नहीं बनेगा, है ना। जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग कितना परसेंट जो है जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो बच्चा बात करे तो 43%, यानी 40% से क्या हो जाएगा? अधिक। तो याद रखना, मैदान भी कितना है? 43%। और जलोढ़ मिट्टी भी कितना है? 43%। यानी मैदानी भाग जलोढ़ मिट्टी से क्या हुआ है? ढका हुआ है। यानी खादर मिट्टी अभी बताएं, कैसी मिट्टी भैया? खादर। नई जलोढ़ मिट्टी जो भी नदी ने तुरंत लाई है, यानी हो गया कौन? नई जो है जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चा कहता है, बांगर किसे कहते हैं? बांगर का मतलब क्या? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाएगी? बांगर कहलाएगी। और ये क्या होता है? उपजाऊ नहीं होता है बच्चा। जलोढ़ मिट्टी में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी होगा भैया? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास आपको भरपूर मिलेगा, सबसे ज्यादा पोटास मिलेगा, है ना। तो ये बोल रहा है क्या? सॉरी, हम ही पढ़ने में गलती किए। जलोढ़ मिट्टी में सामान्यतः किस पोषक तत्व की अधिकता होगा? सबसे ज्यादा कौन होगा? तो इस मिट्टी के अंदर पोटास भी मिलेगा, आपको फास्फोरस मिलेगा, चूना भी मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो नाइट्रोजन इसमें नहीं मिलता है बच्चा, इसलिए बाहर से खाद में डालते हैं। लेकिन प्रश्न हमारा, अधिक कौन मिलेगा? पोटास, फास्फोरस, चूना तीनों लिख दिया है, तो भैया सबसे अधिक जो है पोटास होता है। कौन होता है? पोटास। अगला प्रश्न कहता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? कौन मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी पाई जाएगी? तो भैया अभी ने बताया कौन? नाइट्रोजन की कमी पाया जाएगा। और जो है पोटास, चूना है ना, ये सब क्या होगा? रहेगा। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भैया रेगुर के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की क्या करते हैं? खेती करते हैं। ये गुजरात है ना, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना है ना, जैसे क्षेत्रों में क्या होता है? दक्कन के पठार के क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। ठीक है। बांगर जान ही गए ना भैया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर, नई जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी जो है हम लोग आगे जो है जानेंगे। कहता है, काली मिट्टी का रंग काला होने का प्रमुख कारण क्या है? तो भैया ये ज्वालामुखी फटा था, उसमें से लावा बाहर, मैग्मा बाहर निकल के लावा के तौर पर जमा था, और वही मिट्टी जो है उससे टूट कर जो मिट्टी बना, वो कौन सी मिट्टी बना? तो वो काली मिट्टी बना। और उसके अंदर जो है टाइटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जैव पदार्थ टूट कर मिला, तो उसमें जो है जीव जंतु भी दब के मर गया। तो भैया टाइटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट, जैव पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो भैया कपास के लिए भैया क्या है? काफी उपयुक्त है। इसके कण बड़े छोटे महीन होते हैं, सूखने पर दरार जैसा होता है, उसके अंदर हवा चला जाता है, और पानी पड़ने पर यह चिपचिपा हो जाता है ना। यानी इसे भैया जुताई करने की कोई जरूरत नहीं है, सूख गया अपने आप जुताई हो गया, खाली बस डाल दो। और सबसे अधिक नमी रखता है। काली मिट्टी भारत में किस क्षेत्र में अधिक पाई जाएगा? अभी तो बताएं भैया, दक्कन के पठार में, भैया गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, हिमालय में आपको पर्वतीय मिट्टी पाया जाएगा, राजस्थान के तरफ बलुई मिट्टी पाया जाएगा, रेगिस्तानी मिट्टी पाया जाएगा। अगला जो है बात करें तो काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता कैसी होती है? बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? इसलिए कभी कभी पानी नहीं भी पड़ा तो कपास की खेती क्या होता है? अच्छी हो जाती है। तो भैया काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती
है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहता है कि लाल एवं पीली मिट्टी का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है? तो भैया लाल मिट्टी जो लाल होता है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है ना, लौह तत्व इसमें पाया जाता है इसलिए लाल है। लेकिन जैसे ही लाल मिट्टी जो है पानी के साथ है ना जुड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। यानी याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाल एवं पीली मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बनती है भैया? तो लाल एवं पीली मिट्टी जो है ये आग्नेय चट्टान, वही ज्वालामुखी फटा ना, तो उस चट्टान से बनता हुआ आग्नेय और रवेदार, मतलब जो है रवा की तरह जो होता है ना, गोल गोल रवा, दाना दाना, ठीक है, तो दानेदार आग्नेय चट्टान जब टूट टूट कर गिरता है बच्चा, जब टूट टूट कर जो है पर्वत है, ये पर्वत जो है ये टूट टूट कर क्या करेगा, यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ पे पेड़ पौधा भी रहेगा जी, पेड़ पौधा सड़ेगा गलेगा ये भी मरेगा। एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं हम, हजारों साल की बात करें, यहाँ पर जानवर मर रहा है, तो ये परत दर परत दर परत दर जमते रहेगा और इसका रूप बदलते रहेगा। तो उसी चट्टान को बोलते हैं कायांतरित चट्टान। यानी चट्टान टूट करके भी दबते दबते क्या हो रहा है कि प्रेशर पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, जमते रहता है, तो जमते जमते वो जो है मिट्टी क्या हो जाएगा, पत्थर का रूप भी लेता है, चट्टान का रूप लेता है, तो कायांतरित चट्टान। तो इसी चट्टान से बात करें तो कौन मिट्टी बनती है? लाल और पीली मिट्टी बनती है, जिसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होता है। अगला प्रश्न कहता है कि लाल और पीली मिट्टी भारत के किस भाग में अधिक पाई जाती है भैया? तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, सॉरी महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना, और बात करें कर्नाटक का क्षेत्र है ना, केरल का क्षेत्र है ना, आपका जो है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी की क्या होती है, अधिकता पाई जाती है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल मिट्टी में समानतः किस तत्व की कमी होगी भैया? तो यहां भी आपको नाइट्रोजन की कमी होगा, लोहा का मात्रा अधिक रहता है। अगला प्रश्न कहता है कि भैया लाल और पीली मिट्टी में कौन सी फसल उगाओगे? तो लाल और पीली मिट्टी में हम लोग गेहूं, ज्वार, बाजरा एवं दलहन उपजाते हैं। हालांकि काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होता है, उससे जो है कम काली मिट्टी और उससे भी कम लाल एवं पीली लेटराइट मिट्टी, उससे भी कम लाल एवं पीली मिट्टी, उससे कम जो है लेटराइट मिट्टी है ना। तो लाल एवं पीली मिट्टी में भैया खाद डालेंगे ना, तब हम लोग जो है गेहूं, बाजरा और दलहन का उपयोग कर पाएंगे। अब कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस जलवायु में होता है? तो भैया जहां पर धूप अधिक होगा, पानी अधिक होगा, धूप पड़ेगा तो सारा का सारा जो उसमें सूक्ष्म जीव होता है वो मर जाएगा, ह्यूमस एकदम खत्म हो जाएगा, और पानी जब खूब बहेगा तो उसका ऊपर वाला परत क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। इसलिए उस मिट्टी में जो है उसकी प्रकृति अम्लीय भी हो जाती है। साथ ही साथ मिट्टी जो है धुल जाती है ना, उसका ऊपर वाला भाग हट जाता है तो बिल्कुल ईंट के समान हो जाता है, इसलिए इसे लेटेराइट कहते हैं। लेटेराइट में जो शब्द लेटर आता है, लेटर, उसका जो है ये ग्रीक वर्ड है और उसका अर्थ होता है ईंट, है ना। तो भैया ईंट के समान हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाली क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। अगला कह रहा है लेटेराइट शब्द किस भाषा की उत्पत्ति से है? तो भैया अभी तो बताएं, लैटिन या ग्रीक, यानी सी इज द राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा, सी इज द हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है बात करें तो लैटिन है ना, इसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। अगला प्रश्न जो है हम सभी के सामने है, और वो प्रश्न क्या है कि ठीक है कि लेटेराइट मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होगा भैया? तो इसमें लोहा और एल्युमिनियम की क्या होती है, अधिकता होती है। भैया ह्यूमस तो बिल्कुल पाया ही नहीं जाता है कि नहीं? तो ये अच्छी उपजाऊ मिट्टी नहीं है भैया। इसमें भैया हम लोग बात कर रहे हैं तो लेटेराइट मिट्टी में हम लोग
काजू उपजा सकते हैं। कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में ये सब पाया जाएगा। और जो है इसमें रबड़ की खेती करते हैं, चाय कॉफी की खेती करते हैं, है ना। लेटराइट मिट्टी भारत किस क्षेत्र में मिलेगा भैया? तो ये भैया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये हमारा भारत हुआ ना। इधर बंगाल की खाड़ी हो गया भैया, इधर कौन हो गया? अरब सागर हो गया, नीचे हमारा हिंद महासागर हो गया, और ये जो समुद्र के किनारे ये जो एरिया पड़ रहा है ना, इसी घाट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो ये हो गया पूरब यानी पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिम यानी हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, तो भैया ये लेटराइट मिट्टी जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है क्या कि लेटराइट मिट्टी में किस फसल के लिए उपयुक्त है भैया? तो इसमें भाई क्या उपजाओ? चाय और कॉफी, काजू और रबड़ उपजाओ, खूब उपजेगा। मरुस्थलीय मिट्टी है ना, मुख्य भारत किस राज्य में पाया जाएगा? पधारो मारे देश रे, यानी हमारा प्यारा राजस्थान में जो है बात करें क्या होगा? बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाएगा। और मरुस्थलीय मिट्टी में सबसे अधिक क्या चीज हो जाएगा बच्चा? तो घुलनशील लवण की मात्रा अधिक होता है। घुलनशील लवण की मात्रा अधिक क्यों होता है? क्योंकि भैया यहाँ बहुत धूप पड़ता है और वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण नमक की मात्रा सतह पर हो जाता है, इसलिए घुलनशील लवण की मात्रा इस मिट्टी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मरुस्थलीय मिट्टी का रंग सामान्यतः कैसा होगा? तो भैया ये लाल एवं पीला बोले तो भूरा कलर का होता है। कैसा होता है? भूरा कलर का होता है। ठीक है, ये लाल एवं पीला भूरा कलर का जो है आपका इस मिट्टी का जो है रंग पाया जाता है। अब देखो पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाया जाएगा जी? तो जहां हिमालय का क्षेत्र होगा, जहां पर पर्वत होगा, उत्तराखंड का जैसा क्षेत्र होगा, हिमाचल प्रदेश का जैसा क्षेत्र होगा, यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाया जाएगा। चट्टाने जब टूटेंगी उसके साथ पेड़ पौधे सड़ेंगे, गलेंगे, है ना, जीव जंतु मरेंगे, और उसके साथ घुलकर जो मिट्टी तैयार होगी उस मिट्टी को बोलेंगे हम लोग पर्वतीय मिट्टी। अगला प्रश्न हम सभी के सामने है कि पर्वतीय मिट्टी का प्रमुख गुण क्या है बच्चा? तो पर्वतीय मिट्टी का प्रमुख गुण है जैव पदार्थों की अधिकता। क्यों जैव पदार्थों की यहाँ पे अधिकता होगा? क्योंकि भाई पहाड़ टूटा और वहां पर नीचे था, जीव जंतु मर गया, पेड़ जो है टूट के धंस गया, तो भैया वहां से सड़ेगा, गलेगा, तो जैविक पदार्थ बनेगा ना, तो भैया जैविक पदार्थ क्या होगा? अधिकता होगा। अगला कहता है कि भारत में भू उपयोग निर्धारण का मुख्य आधार क्या है? भैया केवल जनसंख्या, उद्योग से थोड़ी ना भूमि को उपयोग, कितना उद्योग लगाएंगे, कितना जनसंख्या रहेगा, कितना वर्षा होता है, नहीं भैया। भौतिक यानी भूमि जो है जलवायु के आधार पर लोग देखते हैं, उसको वहां के जो है बात करें तो वहां का जो है ना जलवायु हो गया, मौसम हो गया, वर्षा हो गया, ये हो गया आपका भौतिक कारक। और मानव जो है देखता है कि रहने लायक है कि नहीं है ना, कैसा है, तो वो आपका कुछ मानवीय कारण हो गया, तो अपना उसमें उद्योग लगाता है। तो भैया भूमि का उपयोग का जो है निर्धारण लोग किस पे करते हैं? भौतिक और मानवीय कारक पे करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो गया बच्चा? निम्न में से कौन भूमि उपयोग की श्रेणी में नहीं आता है? देखो भैया भूमि का उपयोग हम लोग वन के रूप में भी करते हैं, कृषि के रूप में भी करते हैं, और बंजर के रूप में भी आता है। आपके माइंड में आएगा कि बंजर मेरे किस काम का? बंजर मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन बच्चा बंजर भी जो है भूमि का एक उपयोग कहीं क्षेत्र में आता है। लेकिन समुद्र जल क्षेत्र देखो, ये तो भाई स्थल है, ये नहीं है, जमीन है ही नहीं, तो भैया यही ना गलत है, तो यानी नहीं पूछ रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, समुद्रीय जल क्षेत्र। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग मैदानी है? बताएं तो थे भैया 43% और जलोढ़ मैदान है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि भूमि उपयोग के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि का उपयोग किस कार्य में हम लोग कर रहे हैं भैया? तो हम लोग जो है 43% कृषि करने में लगा रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? कृषि करने में लगा रहे हैं, 43% का यूज कर रहे हैं, है ना। बात करें तो भैया क्या भूमि संरक्षण का प्रमुख कारण क्या है? भूमि संरक्षण का मतलब होता है संरक्षण नहीं है जी, सॉरी, क्षरण है। क्षरण का मतलब होता है डिग्रेडेशन, यानी डिग्रेड करना, या इसको बोलते हैं भूमि निम्नीकरण।
निम्नीकरण, है ना। तो भैया वृक्ष लगाएंगे, निम्नीकरण का मतलब भूमि का खराब होना, भूमि का जो है अब उपयोग करने लायक नहीं रहा, यूजलेस हो गया ऐसा जमीन। तो भैया वृक्षारोपण करेंगे तो भूमि तो और अच्छा होगा, क्योंकि उसको जड़ फैलेंगे और मिट्टी को पकड़ के रखेगा, और उसके जो पत्ती टूटेगा, डहरी टूटेगा तो भैया कार्बनिक जो है पदार्थ, जैविक पदार्थ उसको ह्यूमस बदल देंगे, तो भाई तो अच्छी बात है। मृदा का हम लोग बचाएंगे तो भैया भूमि खराब थोड़ी हो जाएगा, ये तो और अच्छा हो जाएगा। वन की कटाई करेंगे तो भैया इससे दिक्कत है, अगर जंगले काट देंगे तो जो मिट्टी को जो है जंगल पकड़ के रखा था वो मिट्टी क्या हो जाएगा, अब उसको पकड़ के नहीं रहेगा तो हवा उड़ा के लेके चल जाएगा, जो है पानी बहा के लेके चल जाएगा, तो अपरदन की क्रिया हो जाएगी, इसलिए भूमि क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है अतिचारण यानी ओवर ग्रेजिंग का क्या परिणाम होता है। देखिए जी, मान लीजिए आप जो है खूब पशु से चरवा, जैसे राजस्थान के एरिया में होता है, ठीक है, गुजरात के एरिया में होता है, ओवर ग्रेजिंग होता है, यानी जो है वहां पर जो है हम लोग क्या करते हैं, जानवर को जो है चरने के लिए छोड़ दिए, अब जानवर क्या किया, पूरा घास एकदम साफा चट कर दिया, ठीक है, यानी पूरा एकदम उजाड़ दिया, एकदम चिकन कर दिया। अब भाई चिकन करे तो घास क्या किया था, मिट्टी को बांध करके रखे हुए था, पानी हवा आता था तो मिट्टी को उड़ने नहीं देता था, लेकिन अब घास सही नहीं है तो मिट्टी को उड़ा के लेके चल जाएगा। अब मिट्टी का ऊपर वाला परत हट गया तो नीचे वाला परत पर थोड़ी ना खेती कीजिएगा, तो भैया ये क्या हो गया, हमारा भूमि क्या हो गया, ये संरक्षण नहीं हुआ भैया, बचाव संरक्षण का तो बचाना होता है, भूमि का हमारा क्या हो गया, क्षरण, यानी भूमि हमारे उपयोग का अब नहीं रहा। तो अतिचारण से क्या होता है, भूमि उपयोग करने के लायक नहीं होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है भू संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है, यानी संरक्षण का मतलब होता है बचाना, तो भू संरक्षण यानी भूमि को बचाने का सबसे अच्छा सर्वोत्तम उपाय की बात करें तो भैया वनों की कटाई करके हम भूमि को बचाएंगे, संरक्षण बचाएंगे। बेवकूफ आदमी बात करे, खनन करेंगे, खुदाई करेंगे तो आओ धड़ाम धुड़म गिर जाएगा सब, ठीक है, ये भी नहीं। अतिचारण करेंगे नहीं तो भैया वृक्षारोपण करो, तब भूमि क्या हो सकता है, बच सकता है। और अगला प्रश्न कहता है ढालदार भूमि, ढालदार भूमि कहां मिलेगा भैया, पहाड़ पे मिलेगा, ऐसे ढलान है, भूमि के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है भैया, तो यहां पर भैया हम लोग सीढ़ी नुमा बनाते, खेत कैसे बनाते हैं, सीढ़ी नुमा, क्या ऊपर से गिरेगा तो ऊपर रुकेगा, फिर कुछ इस पे रुकेगा, फिर उसके ऊपर रुकेगा, फिर उसके रुकेगा, इसी को बोलते हैं सीढ़ीदार खेती, और इसी को बोलते हैं सोपानी कृषि, है ना, क्या बोलते हैं, सोपानी कृषि, भी याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न कहता है मृदा अपरदन को रोकने के लिए किसका विकास आवश्यक है, तो भैया शहरीकरण का विकास करें तो मृदा जो है और अपरदन होगा, है ना। बात करें खनन भी करने से और मृदा अपरदन होगा, उद्योग लगाओगे और मृदा अपरदन होगा, वनावरण करो मतलब जंगल लगाओ, और जब जंगल लगाओगे तो क्या होगा, मृदा अपरदन जो है क्या होगा, कम होगा, है ना। यानी जो है वनावरण यानी जितना अधिक से अधिक हम लोग क्या करें, जंगल को लगाएं ताकि मिट्टी को बचाएं, है ना, ताकि जड़ उसका जो है बंधा रहे। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य भैया क्या है, सतत विकास, ऐसा विकास जिसमें हम आज का भी ख्याल करें और आने वाले पीढ़ी का भी ख्याल करें, मतलब आज के विकास को ध्यान में रखते हुए और भविष्य के लिए पीढ़ी के लिए भी बचाने का प्रयास ही हमारा सतत विकास है ना। भावी पीढ़ियों के लिए भी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे तभी हमारा क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन का उद्देश्य जो है पूरा हो पाएगा। तो पूरा का पूरा मैंने 50 MCQ कंप्लीट कर दिया और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाते हुए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच।